बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, बिलाकर पाकिस्तान इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है उसने ये फैसला कर लिया है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है। जो मुश्किल फैसले हुकूमत ने लेने थे उसके हवाले से कमोबेश 150 से 200 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ मद में, जिसमें बिजली और गैस की महंगी होने के अलावा इसकी मंजूरी दे दी है। हुकूमत के ऊपर ये उससे बहुत ज़्यादा दबाव था कि हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं ले रही है। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि किसी किस्म की कोई गारंटी हुकूमत मांग रही है कि मुश्किल फैसले अगर हम करेंगे तो कोई गारंटी दी जाए, लेकिन बिलाकर वो अफवाहें दम तोड़ गई और हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि ये मुश्किल फैसले लिए जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि ये मुश्किल फैसलों की कीमत क्या पीडीएम हुकूमत को अपनी जो सियासत है उसकी कीमत पर चुकानी पड़ेगी? दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को देखें तो उनकी पेशगोई है, वो समझते हैं कि अप्रैल के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे या उनको होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पेशगोई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है और यकीनी तौर के ऊपर जब ये मुश्किल फैसले होंगे, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, तो इस तमाम चीज का फायदा इमरान खान उठाएंगे और वो अपनी सियासी जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम है, उसको इसमें इस्तेमाल भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें IMF के साथ जो बातचीत है उसमें ताखीर हो रही है और वो ताखीर इसीलिए है कि ये मुश्किल फैसले लेने में पीडीएम की हुकूमत ने ताखीर की है। अगर ये पहले ले लिए जाते तो क्या आज इतनी जो IMF के साथ बातचीत है उसमें ताखीर होती और सियासी महरिकात या जो सियासत के अंदर मामलात हैं, क्योंकि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि राना सनाउल्लाह लंदन के अंदर है, आम मुलाकात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज साहबा से, और वो कहते हैं हम आम इंतखाबात में जरूर जाएंगे लेकिन अक्टूबर के अंदर। और इमरान खान समझते हैं कि जितना जल्दी इंतखाबात हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बहुत अहम इंडिकेटर है और वो ये है सिंध के बल्दियाती इंतखाबात। कराची का जो नतीजा आया, वो कराची जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती, वहां उसका ग्राफ तीसरे नंबर के ऊपर उसकी पोजीशन है और वहां पर उसकी मकबूलियत में कमी नजर आती है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर कौमी असम्बली से जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए हैं और KPK असम्बली तहलील हुई है, पंजाब असम्बली तहलील हुई है, यहां पे होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से, और पीडीएम ये समझती है कि 2-3 माह के लिए इंतखाबात में जाना कोई ज्यादा अक्लमंदी नहीं है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे उनमें डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपका, स्टूडियोज में आप मौजूद है। मुझे ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, और मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो मुश्किल फैसलों का हुकूमत ने फैसला कर लिया कि ये लेने हैं, आप नहीं समझते कि ये पहले ले लिए जाते तो आज IMF से बातचीत में ताखीर नहीं होती? जो काम वक्त पर हो जाए वही अच्छा है, और मेरा ख्याल ये है कि कुछ अंदाजे की गलती रही इसहाक डार साहब से या हुकूमत से। यही फैसले थे जो इससे पहले जो उनके पेशरो वज़ीर ख़जाना थे वो कर रहे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब। लेकिन ये कि इसहाक डार साहब की समझ में आया कि शायद मैं इन चीज़ों को अवॉइड करके मैशत को पटरी पे चढ़ा दूंगा, तो वो लगता नहीं कि वो ख्वाहिश पूरी हो पाई। आप समझते हैं कि यहाँ से कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई। जाहिर है कि इनका ख्याल ये था, मुल्क से बाहर बैठे थे, इनका ख्याल ये था कि जैसे मैं पहले से हैंडल करता आया हूँ, जो मेरा तजर्बा है उसी तरह से मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ आपको पता है, आप करीब ना हो सिचुएशन के तो आपके अंदाज़े बाज़ वक़्त गलत हो जाते हैं। मुझे याद है कि ये जो खुदादाद, ये जो जेल के पीछे कॉलोनी है कराची में, खुदादाद कॉलोनी नहीं, खुदादाद PIB कॉलोनी में एक जलसा था। अल्ताफ़ हुसैन साहब खिताब कर रहे थे और कह रहे थे ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं ये फैसला कर देंगे फ़लाँ। आप यकीन करें, मैं भी वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, 600 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये ज़मीनी हक़ाइक़ से जो दूरी है ये बाज़-औक़ात मसाइल पैदा करती है, तो शायद इस तरह का एक मसला पैदा हुआ हो। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कीमत अदा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, फौरी तौर पर जब कोई आप टैक्स लगाते हैं, आपके रेट्स ऊपर जाते हैं, बिजली के, गैस के या पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख ऊपर जाते हैं, तो फ़ील होता है, यानी हमारे घर का निज़ाम जो है उसमें मुश्किलात पैदा हो जाती है। लेकिन ये एक पहलू है, और जैसे ये होता है, हम जो हमारा फ़िरका या हमारा तबका है जर्नलिस्टों का, ये और जो मुखालिफ अपोजिशन पार्टी होती है वो फ़ौरन
कोड़े बरसाना शुरू कर देती है गवर्नमेंट पे। अब भी ऐसे ही होगा, लेकिन सर इमरान खान इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम में? इसके अलावा क्या करेंगे वो? लेकिन सिचुएशन ये है कि जब आपके पास IMF से और दीगर ज़राए से पैसा आ जाएंगे तो आपके बैंक में जब उसकी मनी होगी तो आपकी मईशत और आपकी करेंसी मजबूत हो जाएगी, तो वो जो बोझ है वो बैलेंस हो जाएगा। इस तरफ कोई नहीं जाता। ठीक है, अमजद शेख साहब आप मुझे बताइएगा सर कि ये जो इस वक्त जिन मुश्किल फैसलों की बात हो रही थी वो मुश्किल फैसले बुलाकर अब हुकूमत ने ले लिए हैं, इजाफी बोझ तो पड़ेगा आवाम के ऊपर, लेकिन कमोबेश IMF की जो शराइ जो बातचीत है उनमें तो आसानी होगी, कुछ मईशत पे कुछ हद तक जो है वो हमारे जो खजाना है उसमें कुछ पैसा आएगा। लेकिन आप समझते हैं कि अगर ये मुश्किल फैसले जिससे हुकूमत शायद इससे पहले हिचकिचा भी रही थी, अगर ये ले लिए जाते हैं तो उसको यकीनन इमरान खान साहब जो है इंतखाबी मुहिम में उसको इस्तेमाल भी करेंगे। जहां एक तरफ वो कहते हैं कि मईशत नीचे जा रही है, अब उस मईशत को बचाने के लिए जो मुश्किल फैसले किए जाएंगे उनको इमरान खान साहब अपनी सियासी कैंपेन है, इंतखाबी मुहिम है, या जिसको आप उनको जो उनका बयानिया है उस बयानिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर ये मामलात मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरी नहीं आ सकती और ना ही इस तरह आएगी, इमरान खान इस्तेमाल करे या ना करे। असल किस्सा तो ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ये हल नहीं है और इसके मसाइल बढ़ेंगे। आपका वक्ती तौर पे कुछ मसला आसान हो जाएगा, चीजें जो रुकी हुई हैं जैसे इंपोर्ट्स वगैरह आपकी रुकी हुई हैं वो कुछ चल निकलेंगी, लेकिन असल चीज ये है कि आपकी इनकम क्या बढ़ेगी। इनकम बढ़ती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, और जो IMF नुस्खा देता है उससे एक्सपोर्ट्स आपकी कम होनी शुरू हो जाती हैं। डॉलर रेट आपका जो है वो आप देखिए कहां का कहीं पहुंच जाता है, और एक्सपोर्ट्स इसलिए कम होती हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। आपका मार्कअप रेट बढ़ जाएगा, वो बढ़ाएंगे अभी आप देखेंगे, क्योंकि IMF की डिमांड है। आपने सर्विसेज के चार्जेस बढ़ा दिया, आपने यूटिलिटीज के चार्जेस बढ़ा दिए, जैसे बिजली गैस वगैरह इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं चले जाती है, और फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप मार्केट में कंपेटेबल नहीं रहते। नतीजा ये है कि आज भी हमारा मसला यही है कि एक्सपोर्ट्स हमारी रुक गई, जिसकी वजह से हमें बाहर से इनकम नहीं है डॉलर्स की। होना ये चाहिए कि जब भी कोई हुकूमत लोन लेने लगे तो पार्लियामेंट पहले उससे ये सवाल करे कि आप कर्जा तो ले रहे हैं, उतारेंगे कैसे। यहां उतारने की बात ही कोई नहीं करता, और फिर अगली हुकूमत को पास ऑन करके तो फिर कहते हैं कि जनाब ये फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिए। सर सियासी मोहरकात क्या होंगे? मेरा सवाल ये कि सियासी मोहरकात इसके होंगे क्या, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? चले अवाम पर बोझ तो पड़ेगा, लेकिन पीडीएम हुकूमत कहां स्टैंड होगी ये फैसले लेने के बाद? फरीद आप ये देखिए कि वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। देखो ना, अगर हम उसको मुआवजा करें तो जब इमरान खान की हुकूमत गिरी उस वक्त का और आज की कीमतों का जो फर्क है उसकी वजह से ऑलरेडी वो एक पॉलिटिकल गेम तो चल ही रही है, वो तो उसको और थोड़ा बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि ये ऑलरेडी एक कैंपेन चली रही है कि जी इस हुकूमत ने जो भी आई इसने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया, हमें महंगाई के नाम पे निकाला, जबकि खुद महंगाई कितनी बढ़ा दी। ये बातें हो नहीं रही? ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ये कहते हैं थोड़ा और बढ़ जाएगा तो और कह देंगे, लेकिन ये हल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि असल चीज ये है, नुस्खा इसका ठीक करने का इमरान खान के पास भी नहीं है इनके पास, किसी के पास। लेकिन इमरान खान तो जल्द साहब जल्दी इंतखाबात की डिमांड कर रहे हैं, वो अप्रैल में इंतखाब होता देख रहे हैं, तो क्या कोई नुस्खे के बगैर इंतखाबात में आने की कोई माशी हिकमत अमली, कोई सियासी हिकमत अमली है इमरान खान के पास, या वो अभी हवा में ही कह रहे हैं कि अप्रैल में इंतखाब करवा दो? देखिए, बात यह है कि जहां आपने 9-10 महीने इंतजार कर लिया, अब थोड़ा और कर लें। उसकी वजह यह है कि एक तो बजट आना है, अगर आप अप्रैल में करते हैं तो ना इधर है ना उधर है, क्योंकि मई में जाके गवर्नमेंट बनती है, जून में आपने बजट देना है। अब बजट आप देंगे कोई ऊट पटांग किस्म का और कहेंगे यही कि ये पिछली गवर्नमेंट हमारे लिए ये कुछ छोड़ गई है। तो बजट तो अब इस गवर्नमेंट को देना चाहिए, और उसके बाद जाके जब भी इलेक्शन आप कराएं, जहां आपने 9-10 महीने इंतजार कर दिए, 2-4 महीने और कर दें। होगा क्या अगर मिसाल के तौर पे मई में ये गवर्नमेंट आ जाती है, बदल जाती है, मिसाल के तौर पे इमरान खान आ जाते हैं, इलेक्शन हो गए अप्रैल में, मई में ये गवर्नमेंट आ गई, तो ये गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि जी हम तो सब कुछ ठीक करने वाले थे, अगर हमें 6 महीने और मिल जाते हमने सब ठीक कर देना था। ये तो इन्होंने मुसीबत खड़ी करके जल्दी इलेक्शन करा के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इनको मौका दे दें कि ताकि अगर ये ठीक कर सकते हैं तो कर लें। देखें ना, इसहाक डार साहब
एक इकोनॉमिक हिटमैन है, बड़े मशहूर किस्म के, वो आए हैं, अभी आगे देख लें वो कुछ करते हैं। जैन साहब, ये जो आपकी जल्दबाजी इसी बात को मैं आपकी इसी बात को आमिर इलियास राणा साहब के पास लेके जाता हूं कि जो आपने बात कही है, राणा साहब मुझे बता दीजिएगा, खान साहब से आकर इंतजार हो क्यों नहीं रहा? यानी वो क्यों इतने उतावले हुए हैं और वो पेशगोइयां कर रहे हैं कि उनको इंतखाबात अप्रैल में होते हुए नजर आ रहे हैं? ये खबर है, ये खान साहब की ख्वाहिश है, और क्या वाकई अप्रैल में कोई इस तरह के इंतखाबात होते हुए आपके पास कोई खबर है? देखें, इमरान खान साहब जो आपने लफ्ज उतावला कहा, वो तो जब गवर्नमेंट जा रही थी तब भी बचाने के लिए थे, और जब गवर्नमेंट चली गई तो उस दिन से लेके वो और फवाद चौधरी तारीखें देते आ रहे हैं, इलेक्शन लेंगे, छीन के लेंगे, और अब उन्होंने कहा मुझे अप्रैल में नजर आ रही है। तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। तो जो गुज़श्ता साल 9 अप्रैल तक हमने दूध शहर की नहरें देखी थी, वो दोबारा बहने लग जाएंगी, और जो इन लोगों ने आके अपने गले में खुद अजाब डाला, जब जो जनरल साहब बात कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि अब ये फंस गए हैं तो इनको 6 महीने गुजारे, अक्टूबर तक ले जाएं, ताकि इनके भी सारे नुस्खे पूरे हो जाएं। जैसे इमरान खान को उतारते ही अगर वो इलेक्शन में चले जाते तो मामला बेहतर हो सकते थे, चाहे इमरान जीतते, चाहे PMLN और उनके दादी जीतते, पीपल्स पार्टी जीतती, लेकिन जल्दी तो सबको थी ना। तो इसको देखे ना, मिफ्ता इस्माइल को भी 20 दिन पहले, सिर्फ 20 दिन पहले वजारत खजाना से फारिग किया। यानी एक शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसको सिर्फ 6 महीने वजारत खजाना मिल सकती थी, मिल गई आईनी प्रोविजन के तहत, और 20 दिन पहले उसे फारिग किया। तो आज तक वो जो अपने वो चूरन चटनी बेचता है, वो मुफ्ता लगा के PM ऑफिस में ट्रॉफियां बांट के हुक्मों, और वो आज मुल्क को समझा रहा है कि जी बड़े फैसले होने हैं और करने होने हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस की लड़ाई है ना, और बीच चौराहे में फूट रही है। तो ठीक है, फिर जल्दी भी दोनों ही हो रहे हैं, बचत भी किसी की नहीं है। आप इस हकदार भी देखे क्यों जल्दी थी आपको आने की, और उसने क्या ऐसा काम कर लिया था कि वो भी तो यही नुस्खा हमारा मुंह चढ़ाता था लोग, और हंसते हुए कि महंगाई तो लेनी पड़ेगी, और हम उस वक्त भी यही बात कहते थे कि भाई बात तो बुरी कर रहे हो, तरीका तो देख लो ना, कि मजाक उड़ा रहे हो। जो असल इशू ये है कि आम आदमी का, चाहे वो इमरान के दौर में था या आज शहबाज शरीफ के दौर में, पिस वो रहा है जिसके पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं थी। आप फारूक आदिल साहब ने बड़े मोहतरम में बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि जी फिरका जो साफियों का है और जो अपोजिशन है वो कहेगी नहीं भाई, ये बात सच्ची है कि इसमें आप अपोजिशन या साफी ना कहें, ये हर बंदे के ऊपर आती है कि जी जब गलती है तो फिर तस्लीम करें। अब आपको वर्ल्ड बैंक साहब इसका सलूशन जो है, इसका सलूशन, इस सारे मसाइल का हल क्या इंतखाबात हैं, चाहे वो अप्रैल में होते हुए इमरान खान को नजर आ रहे हो या राना सनाउल्लाह के मुताबिक वो अक्टूबर में होंगे? एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाते हैं, इसके ऊपर जरा बात करेंगे कि चाहे अगर 2023 में इंतखाब हो तो क्या किसी के पास मईशत को संभालने की हिकमत अमली है? क्योंकि एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम और उसके साथ साथ बढ़ता हुआ माशी अदम इस्तेहकाम, इसका सलूशन किसके पास है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जो सवाल मैंने पूछा कि चाहे इंतखाबात इमरान खान को 2023 के अप्रैल में नजर आ रहे हो या फिर राना सनाउल्लाह के मुताबिक अक्टूबर में, सियासी तौर के ऊपर किसी के पास कोई हिकमत अमली है मईशत की बेहतरी के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए? बिल्कुल, ये इस मौजू पर बात होनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि किसके पास क्या हिकमत अमली है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जनरल साहब से, बड़े एहतराम और अदब के साथ। जनरल साहब जब बात कर रहे थे कि IMF के पास जाना कोई हल नहीं है, कर्ज़े लेना कोई हल नहीं है, तो मैं बहुत खुश हुआ और मेरी समझ में आया कि कोई ऐसा फार्मूला जनरल साहब बताने वाले हैं जो ना मौजूदा वज़ीर ख़जाना के पास है, ना साबिक़ वज़ीर ख़जाना के पास था, और ना जो इनका आइडियल था इमरान खान उसके पास भी नहीं था। ये कोई ऐसा फार्मूला बता रहे हैं। लेकिन अपना जनरल साहब ने ये तो कहा कि IMF के पास जाते हैं तो कास्ट बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, मसाइल हो जाते हैं, मसला ये है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, इजाज़त लें कि आप वापस कैसे करेंगे, ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज़ को जो उन्होंने गलत करार दिया कि ये नहीं, दुनिया भर अब मैशत किसी की ख़राब होती है तो IMF के पास ही जाता है और वहीं से वो घुटनों के बल खड़ा होता है और उसके बाद पाँव के बल खड़ा होता है और फिर वो अपनी मैशत ठीक कर लेता है। अगर ये तरीका गलत है तो मैं ये चाहूँगा कि जनरल साहब ये बताएं कि दुरुस्त तरीका क्या है। ये उसको गलत क्या है कि आगे ना बढ़ जाएं, इससे सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होती है, मसले का हल सामने नहीं आता। मैं ये चाहूँगा कि जनरल साहब का बहुत तजर्बा है, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट उससे क्या होगा, उससे के कर्जे वापस हो जाएंगे या उससे क्या आगे कीमतें नीचे चली जाएंगी, क्या होगा?
मतलब ये कि अगर IMF के पास जाना गलत है तो फिर किसके पास जाना चाहिए, बताएं। ऐसे ना हो कि आप अपनी बात कहें, और जनरल साहब का बहुत पुराना तजर्बा है हुकूमतों को बनाने का, बिगाड़ने का, उनको हिदायत देने का सारा तजर्बा है। तो अगर वो कोई जो फार्मूला था तो अपने पसंदीदा हुक्मरान इन्होंने इमरान खान को क्यों नहीं दिया, वो भी IMF के पास गए थे। या इसके अलावा जहाँ कहीं आपका बस पड़ता है वहाँ आप ये रहनुमाई क्यों नहीं देते। चले, मैं इस चीज़ के ऊपर बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपका तज्जिया लेना चाह रहा हूँ। अप्रैल में इंतखाबात होते हुए आपको नजर आते हैं, अक्टूबर में ही इंतखाबात होंगे, या ये भी तो बात हो रही है कि ये कई जगहों से ये भी शोशे छूट रहे हैं कि जनाब गैर मामूली अगर हालात हो तो हुकूमत मजीद 1 साल और एक्सटेंड हो सकती है, आइन में उसकी गुंजाइश है। तो किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी किसी भी हुकूमत के पास है, किसी जमात के पास? मैं जो मेरे इल्म में है, जो मेरी समझ में आता है, मैं भी गुजारिश करता हूँ। वैसे इस सवाल का जवाब भी जनरल साहब से देना चाहिए, इनको ज्यादा पता। सर आपका मैं तज्जिया लेना चाह रहा हूँ। मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो तैयार बैठा हूं देने के लिए, पूछ ही नहीं रहा। मैं आता हूं सर आपके पास। मैं तज्जिया ले लूं डॉक्टर साहब, बहुत एहतराम से मैं बात कर रहा हूं। जवाब देके तो मेरा जवाब उछल रहा है। सर थोड़ा सा काबू में रखिए जवाब को। मैं डॉक्टर साहब का तज्जिया ले लूं कि इनको इंतखाब कब होते नजर आ रहे हैं। देखें, आप इमरान खान के बयानात पर कोई फैसला न करें कि क्या होने जा रहा है। यही इमरान खान थे जिन्होंने चंद हफ्ते पहले कहा था मुझे अब इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। नहीं, ये पेशगोई है या उनकी खबर है? कहीं से उनको बताया गया है कि अप्रैल में जनाब हो सकते हैं। इमरान खान को यूं समझिए कि इल्हाम होते हैं वक्ती, चंद मिनट के, एक दिन के, एक हफ्ते के, उसके बाद अगला इल्हाम बिल्कुल उसके अपोजिट भी हो सकता है। तो इमरान खान की इस किस्म की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इंतखाबात के अभी यानी माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे हो सकता है पंजाब में अब हो जाएं या केपी में हो जाएं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कानूनी रुकावटें हैं। मसलन अगर शुरू हो गया है मरदमशुमारी का अमल, तो फिर आप कैसे नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन, फिर कुछ और आपको नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि जो मरदमशुमारी की आप बात कर रहे हैं, अगर मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है जी, मेरे पास कंफर्म इतला नहीं है, आमिर इलियास राना साहब कंफर्म कर सकेंगे। अगर ये अमल शुरू हो गया है तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे सर? तो फिर पंजाब और केपी ऐसी निगरान पे चलेगी? तो ये सवाल का जवाब तो आमिर नहीं, मैं अपनी जनरल साहब नहीं, इमरान से लेना चाहिए। उसके बाद देखिए कानूनी ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर राज एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, वो गैर जमहूरी ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नर राज लगाया जाए या लगना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के मसाइल पैदा हो गए तो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है जल साहब, सर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर इस चीज़ पर। डॉक्टर साहब ने जो बात की सर कि कोई बेटर सोल्यूशन, और फिर सर मेरा यही सवाल है। मैं अर्ज करूं, मैंने ये कहा था कि जब आप कर्जा लेने लगे, मैंने ये नहीं कहा कि IMF के पास जाएं या ना जाएं, मैंने ये कहा था कि कर्जा लेने लगे तो सबसे पहले कर्जा उतारने की आपके पास स्कीम जी, वरना आप कर्जे से जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, अब कर्जा उतारने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट जो है वो तब होती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दुरुस्त हो। मैंने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक से मैंने डिस्कस किया, वो एक दिन मुझे कहने लगे कि इनको IMF के पास नहीं जाना चाहिए। ये इमरान खान का दौर था, उस वक्त उन्होंने कहा कि इनको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा अगर ये नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे रेज करेंगे? उन्होंने कहा ये 5-6 इकोनॉमिस्ट की टीम बिठा दे, मैं प्लान दे देता हूँ वो इवेल्युएट करने। मैंने कहा वो प्लान क्या है? वो कहने लगे कि मैंने वो इंपोर्ट्स मैंने वर्कआउट किया हुआ है, जो इंपोर्ट्स आपको नहीं करनी चाहिए, 1-2 साल के लिए आप छोड़ सकते हैं। उसमें उन्होंने मोबाइल टेलीफोन नए कहा, उसमें उन्होंने बाज कारों का कहा मुझे, उसमें उन्होंने बाज डॉग फूड और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या आ रहा था उसका हिसाब किताब उन्होंने मुझे बताया। कई चीजें उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि अगर आपने 6 बिलियन रेस करना है IMF पे 4 साल में, तो ये 6 बिलियन 3-4 साल में आप इधर रेस कर सकते हैं अगर ये आप अपने ये इंपोर्ट्स बंद कर दें। तो चीज ये है कि ये इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, इसहाकडार मुंशी है, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। इसी तरह वो बैंकर है जो तरीन साहब है, उनको क्या पता भाई इन चीजों का। शौकत तरीन भी यही कुछ था। असल चीज ये है कि ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे क्यों नहीं एक टीम क्यों नहीं एडवाइजर्स की बना देते 10 की, जो आपको सारा मामला बता के दे कि जी ये इस तरह करना चाहिए आपको। तो मैंने डॉक्टर इशफाक से बड़ा तफसीलन डिस्कस किया था, उन्होंने उनके पास लिखी हुई प्लान थी, उन्होंने वर्किंग की हुई थी कि क्या कहां पैसा कैसे सर वो तो नहीं हो रहा जल साहब, वो नहीं हो रहा। लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल है सर किया, मैं आपको बताऊं सर, रजीम चेंज की तबाही हमारे यहां कैसे हुई।
रशिया से सस्ता तेल भारत लेता रहा और भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई, उसने डबल कमाई की है इसमें। उन्होंने अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से, स्टोरेज भी की और रिफाइन कर करके यूरोप को बेचते रहे, क्योंकि यूरोप जो है उस पर पाबंदी थी, वो रशिया से ले नहीं रहे थे। उधर उन्होंने महंगा बेच के कमाई की, इधर सस्ता लेके बचत की, और आज उनके पास डॉलर है। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो ये चले सर, आज रशिया की हाई लेवल डेलीगेशन टीम पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद है ना यार, क्या फायदा, एक साल आपने गवा दिया उसका। नहीं तो इमरान खान ने क्यों नहीं ले लिया था तेल? सर वो वो तेल की बात पे तो फौरन निकाल दिया गया ना उसको। सर छोड़े, तो ऐसी बात नहीं है, कोई काम ही नहीं किया था। अब मैं आपको डॉक्टर अशफाक हसन खान की बात बताता हूँ। डॉक्टर अशफाक हसन खान बहुत बाद में गए जो उन्होंने चीजों की बात की। अशफाक हसन खान का मैं गवाह हूँ, उन्होंने जब ये IMF के पास इमरान खान, मैं आया सर आपके पास, राणा साहब मैं आया आपके पास, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए राणा साहब, मैं 2 मिनट, राणा साहब 1 मिनट यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब IMF के पास नहीं गई इमरान खान की टीम इब्तिदा में ही, तो डॉक्टर अशफाक हसन खान ने कहा कि अब मईशत का भट्टा बैठ गया है, अब कभी नहीं उठ सर सकती। मेरा सवाल, राणा साहब मुझे एक चीज को समझा दीजिए जो मैं समझना चाह रहा हूं अपनी कंजम्पशन के लिए। मेरा एक सवाल है और मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, ये जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंतखाबात अप्रैल में भी हों, अगर खान साहब की ख्वाहिश है इंतखाबात अक्टूबर में भी हों, अगर वो जो PDM चाहती है, सलूशन किसी के पास क्या है? छोड़ दें कि डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने क्या कहा था, इकोनॉमिस्ट जाके क्या कर सकते हैं? क्या किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है? PTI को ले ले या PDM की जमातों को ले ले? रान साहब। फरीद साहब, ये अप्रैल और अक्टूबर में बिल्कुल एंड में बोलूंगा। मुझे थोड़ा सा दोनों सीनियर साहिबान की गुफ्तगू पे करनी है। जी सर। ये पानी में बधाने वाले हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान। इमरान खान की गोद में सबसे पहले बैठे थे। अल्लाह तेरा भला करे। 1 मिनट सिर्फ मेरी बात सुनो प्लीज। ये वो हैं जो पानी से कार चलाने का फार्मूला लाते हैं, जैसे वो डॉक्टर हमारे एक और एटमी साइंसदान भी हैं, वो जो थर से कोयले से कुछ निकाल रहे थे और कुछ नहीं निकाल सके थे, समर मुबारक बंद साहब। ये फार्मूले रिटायर्ड जर्नैलों के पास भी बहुत अच्छे होते हैं, अज़कार रफ्ता मईशत दानों के पास भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताएं, ये में हेड वो सेमेस्टर चेंज करते हैं, इतने बड़े कीमिया इनके पास नुस्खे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का जन्नत बन गया होता। दुनिया में जो पाकिस्तान से सारे डेट से भी ज्यादा डॉलर कंपनियां कमा रही हैं, आप मुझे बताएं उनके हेड्स 30 से 40 साल 25 से 40 साल के हैं कि नहीं? ये पाकिस्तान की किस्मत में ये सारे के सारे ये रखे हुए हैं। मेरी और आपकी उम्रों के लोग यही बताएंगे हमें, हम फ्रेश माइंड क्यों नहीं लेते जो दुनिया की कंपनियां चला रहे हैं। यहां से जाके भी इंडिया ने तो सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। यहां पे हमने जहनों को मार लिया है कि इन्हीं बूढ़े लोगों से, बूढ़ों से मुझे नफरत नहीं है, इशू ये है कि हमारी मैशत इन सब ने बेड़ा कर रखी है। ये फौजी हुक्मरान आ जाए तो ये बैठते हैं। कभी शरीफुद्दीन पीरजादा था, आप जहन में रख लें, नुस्खे उसने पाकिस्तान की बर्बादी के हर फौजी हुक्मरान को दिए, अजीज मुंशी ने दिए। आज भी वही लोग, उसी तरह के लोग बैठ जाते हैं। इनको कोई यंगस्टर, आज अटॉर्नी जनरल भी पसंद नहीं है कि जी कोई ब्रेन अच्छा आ जाए आपके पास, नहीं, जो हमारे चैम्बर और फार्मूलों पे चलता है वो होना चाहिए। मैं मतलब ये दोनों के पॉइंट्स में देख रहा था। आप बताएं कि जो आप अप्रैल और अक्टूबर में ला रहे हैं, यह मुल्क फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। इसहाक डार अच्छा पे फेल हो चुका, जज्बाती। राणा साहब बड़ी बात आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास हल क्या है? ये बातों से नहीं होता। इशफाक हसन खान पैदाइशी तौर पे कह रहे हैं IMF के पास ना जाएं, लेकिन नुस्खे उनके पास भी कोई नहीं है। इमरान खान ने बड़े मशवरे किए हैं, बनी गाला में भी ये बैठते थे, उनके साथ PM हाउस में भी बैठते थे, और आज भी वो यही बात करते हैं। अफसोस ही इसी बात का है कि हमारे सीनियर 3 लोगों ने बहुत ज्यादा सिर्फ अपने फार्मूले बेचे। डॉक्टर इच्छत हुसैन को जानते हैं आप? जनरल मुशर्रफ के साथ 3 साल ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहत करते रहे, और इमरान खान के साथ 3.5 साल, पौने 3 साल गुजार गए, और एक तकरीर करके चले गए, क्योंकि उनके पास भी कोई नुस्खा नहीं है। वो DMG के ही अफसर थे। जो अफसरी कर लें आप दुनिया में, सियासी जमातों के पास कोई हिकमत अमली है राणा साहब? हमारे पास सुनने के लिए भी सारे वही लोग हैं जिनके पास कभी कुछ नहीं था। ये जब मैं आपको बताऊं, जब ये बने ना जनरल मुशर्रफ के डॉक्टर इशरत हुसैन एडवाइजर, ये एक एडिशनल सेक्रेटरी के पास गए घर पे कि यार मुझे बताओ ये क्या पैरिटी खत्म कैसे हो सकती है बड़े अफसरों की, और ये वो। उसने कहा आपने तो कर लिया हल। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा आपका स्टेटस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, और आपने MP1 का पैकेज लिया है।
बस यही दे दें आप सब लोगों को कि स्टेटस इतना अच्छा हो और तनख्वाह बहुत अच्छी, क्योंकि उस वक्त 28,000 भी तनख्वाह नहीं थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, और 2.25 लाख उस वक्त तनख्वाह थी MP1 की। आज तो वो भी लाखों में और बढ़ गई है। ये सारे के सारे हमारे पास एक ही जैसे फार्मूले बेचने वाले हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। लोगों को सच बताना होगा कि हमने अपनी तबाही कर ली। यानी राणा साहब कोई हिकमत अमली आप कह रहे हैं कि किसी भी जमात के पास नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिविल ब्यूरोक्रेसी बैठे डी चौक में बिठाएं, ओपन माइक लगाएं कि इन्होंने ज्यादतियां की हैं, हमने झूठ बोले हैं, हमने अपने अपने मफादात हासिल किए हैं, प्लाट कोठियां गाड़ियां इंडस्ट्री सब, हमारे बच्चे सब बाहर हैं, हमने गलतियां की। आगे चलें, दुनिया के साथ खुल के बात करेंगे ना, वरना आप सब और हम सब तो जलील हो रहे हैं। ये तो भाग जाएंगे सारे के सारे, इनके सबके बच्चे बाहर हैं। चले राणा साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है। राणा साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आ जाते हैं इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू जो आपने बात की है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम नुक्ता है इस चीज के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और आम भी है जो ब्रेक पर जाने से बात हो रही थी, राणा साहब ने बात की, चले वो तो एक चीज है कि फाइनेंशियल मामला तो हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला है कि चले इंतखाबात अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो, लेकिन इंतखाबात के नताइज कौन मानेगा? सिंध में जो रिजल्ट्स आए हैं, कराची का जो रिजल्ट आया है, पीटीआई जिस जगह पर खड़ी है, खान साहब ने तो पहले ही यानी कह दिया ट्वीट करके, वो कहते हैं अगर ईसीपी, रियासत और पीडीएम इसी किस्म के इंतखाबात चाहते हैं तो मुल्क को इस्तेहकाम जो इंतखाबात के साफ शफाफ इनकाद से जुड़ा है कभी मैसर ना होगा। तो कौन मानेगा रिजल्ट? देखें, सब मानेंगे रिजल्ट, कोई ऐसी बात नहीं। सर ये रिजल्ट नहीं मान, बाज़ औक़ात आपके मैदान में ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें बारी ना मिले तो वो ये कहते हैं न खेडांगे न खेडन देंगे। तो इमरान इसी किस्म की मखलूक है, तो इमरान को तो आप भूल जाएं। यहाँ कैसे भूल जाएं सर, वो एहतजाज सड़कों पे, चीज़ों पे सब कुछ करते हैं सर। रुक तो जाए यार। देखें, वहाँ जो इसमें एक तो ये है कि वो बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं कराची में। मैं इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन आज ही बाज़ ज़राए से ये चीज़ें सामने आई, ख़ास तौर पे ये जो आप है नहीं, हमारे NGO के सरबराह जो पार्लियामेंट्री अहमद बिलाल महबूब साहब, उन्होंने ये बताया है कि बल्दियाती इलेक्शन एक पेचीदा इलेक्शन है। इसमें एक वक्त में आदमी 6-7 वोट देता है ना, और उसके अलग अलग बैलेट पेपर होते हैं और अलग सिस्टम होता है। इसकी काउंटिंग में आम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इलेक्शन से ज़्यादा वक्त लगता है। जो नालायकी हुई है इलेक्शन कमीशन से वो ये हुई है कि वो इस प्रोसेस को बता नहीं सके और वो एक इख्तिलाफी मामला बन गया। और जितनी कराची में इख्तिलाफ हो रहा है वो इख्तिलाफ भी मामूल से बढ़कर नहीं है। मामूल में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ होता है, वो दुनिया के हर मुल्क में होता है, अमेरिका में भी होता है। लेकिन सर, इलेक्शन के नताइज की शफाफियत इस पर डिपेंड कर रही है कि जो जीतता है वो कहता है शफाफ हुआ, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। नहीं, पीपल्स पार्टी भी रिकाउंटिंग पे जा रही है। ये बात नहीं है, ये मसला ही नहीं है। हम बिला वजह नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बात ख़त्म कर रहा हूँ, 6 मिनट का मुझे पता चल गया आपके पास है। आखिरी बात ये करनी है कि यही जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जब 13 में इक़्तिदार में आई तो इसने IMF के साथ प्रोग्राम को कंप्लीट करके मईशत को चला दिया था। ठीक है। फिर मुदाखलत हुई, हर चीज़ तबाह हो गई। तो आप हुकूमत को काम करने दें, ABC किसी की भी हुकूमत हो, उसे काम करने दें, वो आपको डिलीवर कर दिखाएगी। सियासतदान का काम ही है। राइट। अमजद शुएब साहब, सर कैसे आप कैसे देखते हैं रिजल्ट्स को? PTI कैसे तस्लीम करेगी अगर आम इंतखाबात आइंदा होते हैं? देखिए, इस इलेक्शन में ये जो हुआ है ये इंतहाई डिसऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही, इसकी जितनी ज्यादा वीडियोस इसकी फिर रही हैं रिगिंग की, वो मैंने पहले किसी और इलेक्शन की नहीं देखी जी। और मैं ये चीज बड़ा वाज़े तौर पे जानता हूं कि इंटीरियर सिंध में लोग पीपल्स पार्टी को झोलियां उठा के बददुआएं देते हैं, क्योंकि सैलाब के वक्त में जो बर्बादी फिरी, अभी तक पानी बात जगहों पे खड़ा है, इन्होंने काम नहीं किया। लोग इनको इतनी बददुआएं देते हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन इलेक्शन आता है तो ये जीत जाते हैं, और वही जुर्लू है जो ये फेरते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये इलेक्शन जहां पे हमारे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे डॉक्टर साहब कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन ये इलेक्शन अगर इसकी इंक्वायरी हो तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इसमें रिगिंग हुई, और बहुत हद तक ये इलेक्शन जो है ये क्रेडिबल इलेक्शन नहीं। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम रहेगी कराची में,
जमात इस्लामी मोस्ट प्रॉब्ली जीत रही थी, उसको पीछे किया गया है और अब भी मेरा ख्याल है जमात इस्लामी वहां पे फेवरेट है कराची में। आमिर इलियास आना साहब, सर आप इसको कैसे देखते हैं? इलेक्शंस के नताइज, एक बड़ा सवाल है ये भी सर कि चले इंतखाबात होते हैं, 2023 को इंतखाबात का साल कहा जा रहा है, इलेक्शन रिजल्ट्स कौन कैसे कबूल कैसे करेगा? यानी ये क्या अगले मजीद 5 साल जो भी हुकूमत बनती है फिर धांधली का शोर मचेगा? फरीद साहब, ये बात जहन में रख लें और लिख के रख लें, जो हारेगा वो धांधली कहेगा। पहली बात, अली जैदी ने एक ट्वीट किया कि जी यहाँ पीपल्स पार्टी ने धांधली की। जवाब में सामने ये आया कि पीपल्स पार्टी का वहां कैंडिडेट ही नहीं था और जमात इस्लामी जीती पीटीआई। और एतराज ये था कि जी सारे वोट हमारे रिजेक्ट कर दिए। अब आप अंदाजा करें कि गुस्से का आलम क्या अली जैदी साहब का, क्योंकि घर से निकल के जूते खराब होने से वोट मांगते अगर गलियों और गोठों में जाते। पीपल्स पार्टी ने 4 जिलों में गोठों में बेहतरीन काम किया। मैं उसकी करप्शन पे हमेशा बात करता हूं, उनकी गवर्नेंस पे बात करता हूं कि वो बिल्कुल फ्रॉड करते हैं, लेकिन उन्होंने जहां जीतना था 4 जिलों में काम किया। 3 जिलों में क्या था, पीटीआई को जितना वोट पड़ रहा था वो साबिक एमक्यूएम थी। एमक्यूएम और पीटीआई के लड़ने से भी जमात इस्लामी को फायदा हो रहा था और एमक्यूएम के बाईकाट से भी जमात इस्लामी को फायदा हुआ। वहां की तो बात ये हो गई। और ये जो वीडियो शेड्यूल है ना, ये सब बना लेते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना जी, गुमनाम कॉल, अननोन नंबर, आप अननोन नंबर सेव करें और अननोन कॉल दिखा देंगे, ये देखें मुझे धमकी आई है, नाम की जगह ये कर लें, बस इतना ही कहानी है। वो बिल्कुल फारूक आदिल साहब ने ठीक बात कर दी पिंडैट के हवाले से कि जब इतने ज्यादा मल्टीपल रिजल्ट्स हों, वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप जितना मर्जी कर लें, उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, लेकिन ये रिजल्ट इस तरह आते हैं। हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं ना, आप बाकी दूरों छोड़ दें, जहां 4-4 हजार वोट होता है तो 2-2 दिन में भी काउंटिंग होती है। बहुत ज्यादा होते हैं तो कहते हैं बस मेन ओहदेदार कर लो, बाकी सुबह करेंगे, और सब सील करके चले जाते हैं। आपको और हमें सबको पता है इस बात का भी। ये बल्दियाती इलेक्शन उससे ज्यादा उसमें था, ठीक है, डीआरओ थे, सब कुछ था, लेकिन जमात इस्लामी आज जो फाइट कर रही है वो इस बात पे कर रही है कि फार्म 11 हमारे पास है, 2 रिजल्ट बदल भी गए, एक उनकी सीट भी चली गई। तो ये होता है और हमें यानी सर इसका मतलब है कि इलेक्शंस होंगे, धांधली का शोर मचेगा, कोई भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं हो सकता, ये बात जहन। राइट सर, चले सर, आई हैव टू क्लोज सर। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास आना साहब फॉर बीइंग विद मी। अमजद शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फारूक आदिल साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा।